13.1 परिचय। यह खंड इस बारे में बात करता है कि पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास कैसे जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत इन अवधारणाओं को समझाने से होती है और वे समय के साथ कैसे विकसित हुई हैं। यह भी देखता है कि विकास पारिस्थितिकी और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, जिसमें पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक प्रदूषण और वनों की कटाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसमें पारिस्थितिक आंदोलनों की मुख्य चिंताओं पर चर्चा की गई है। अंत में इसमें कुछ विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है जिन्होंने दुनिया भर के पर्यावरणविदों को चिंतित कर दिया है। 13.2 पारिस्थितिकी और सतत विकास। सतत विकास का विचार हाल के वर्षों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हो गया है, क्योंकि लोग स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। यह जागरूकता न केवल समुदायों और आंदोलनों के बीच बल्कि सरकारों और राष्ट्र राज्यों के बीच भी फैल गई है। 7वें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करना, जो पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है, में सतत विकास प्रथाओं को अपनाना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना शामिल है। 1980 के दशक की शुरुआत तक कई देशों ने पारिस्थितिकी को अपनी विकास योजनाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया था, इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में नहीं देखा गया था। हालांकि पिछली 1.5 सदी में आर्थिक विकास का दुनिया भर के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। ओजोन परत की कमी, वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि, प्रजातियों का विलुप्त होना, समुद्री जीवन को नुकसान और मिट्टी और पानी का प्रदूषण जैसी समस्याएं चिंताजनक दर से हुई हैं। जैसे जैसे लोगों ने पर्यावरणीय मुद्दों के महत्व और मानव जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को समझना शुरू किया, 1980 के दशक में पारिस्थितिकी की अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण हो गई। इस एहसास से यह समझ पैदा हुई कि पारिस्थितिक तंत्र को सभी जीवन के लाभ के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। बॉक्स 13.1 पारिस्थितिकी को समझना। पारिस्थितिकी शब्द को भूगोल के संबंध में पर्यावरण के अध्ययन के रूप में सोचा जा सकता है। पारिस्थितिक अध्ययन अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि पर्यावरण सीधे तौर पर सरल प्रौद्योगिकियों वाले लोगों के रहने और उनके परिवेश के साथ बातचीत करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है। दूसरी ओर, सामाजिक पारिस्थितिकी न केवल यह देखती है कि लोग अपने पर्यावरण के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जब उनकी तकनीक बुनियादी होती है, बल्कि यह भी देखती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए समूह कैसे बनते हैं और कैसे बातचीत करते हैं, और लोग जहां रहते हैं उसके आधार पर दुनिया को कैसे देखते हैं। स्रोत: डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी 1969-62। हाल के दिनों में अतीत की तुलना में हम संसाधनों का कितना उपयोग करते हैं, इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उद्योग और कृषि लगातार बढ़ रहे हैं और अधिक कुशल होते जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम तेजी से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने और उनसे पैसा कमाने के प्रयास हमारे उन संसाधनों को देखने और उपयोग करने के तरीके को बदल रहे हैं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव प्रभावित करता है कि संसाधनों तक किसकी पहुंच है और वे उनका उपयोग कैसे करते हैं। दुर्भाग्य से विकास पर यह ध्यान अक्सर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और उन लोगों के लिए जीवन कठिन बना देता है जो पहले से ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। कभी-कभी संसाधन उन लोगों से छीन लिए जाते हैं जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, या संसाधनों को नवीकरणीय बनाए रखने वाली प्रक्रियाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। विकास को टिकाऊ बनाने के लिए, अर्थात यह भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना जारी रह सकता है, हमें न केवल आर्थिक कारकों बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक कारकों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण और जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर लोगों पर हमारे कार्यों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सोचने की जरूरत है।
बी, सतत विकास। ब्रंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना आज की जरूरतों को पूरा करता है। इसके दो मुख्य विचार हैं। पहला, दुनिया के गरीबों की आवश्यक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना, और दूसरा, वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन द्वारा निर्धारित सीमाओं को पहचानना। इसलिए प्रत्येक देश को, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, बाजार अर्थव्यवस्था वाला हो या केंद्रीय योजनाबद्ध, आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य रखना चाहिए जो टिकाऊ हो। हालांकि व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं, उन सभी को सतत विकास के मूल विचार पर सहमत होना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना होनी चाहिए। विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था और समाज को धीरे धीरे बदलना। यहाँ तक कि एक सख्त सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में भी ऐसे विकास पथ पर चलना संभव है जो संसाधनों के मामले में टिकाऊ हो। हालांकि यह तभी हो सकता है जब विकास नीतियाँ संसाधन पहुंच में बदलाव और लागत और लाभ कैसे वितरित की जाती हैं जैसी चीजों पर भी विचार करें। ख, प्राकृतिक संसाधनों पर औपनिवेशिक नियंत्रण। कई वर्षों तक समुदाय भूमि, जल और जंगलों जैसे साझा संसाधनों पर निर्भर रहे और उन्हें स्थायी रूप से प्रबंधित किया। हालांकि औपनिवेशिक शासन ने महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, इन संसाधनों को लाभ के लिए वस्तुओं में बदल दिया। इस बदलाव ने यूरोपीय उद्योगों को औद्योगिक क्रांति का समर्थन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति दी। सामान्य संसाधनों को वस्तुओं में परिवर्तित करने के दो प्रभाव हुए। इसने कमजोर समूहों को उनके जीवित रहने के साधनों से वंचित कर दिया और प्रकृति की खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की। उपनिवेशवाद समाप्त होने और स्वतंत्र देशों के उदय के बाद यह आशा की गई कि संसाधनों पर संघर्ष कम हो जाएंगे, उनकी जगह राष्ट्रीय नीतियां लेंगी। फिर भी संसाधन नीतियां औपनिवेशिक शैली में जारी रहीं। हाल ही में तीसरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मांगों और विशिष्ट हितों को पूरा करने के लिए संसाधनों के उपयोग में एक नया बदलाव शुरू हुआ है, जिससे और अधिक संघर्ष हो रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित हाशिए पर रहने वाले समूह हैं, जिनका अस्तित्व बाजार के बाहर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन मुख्य रूप से उत्तरी देशों और दक्षिणी अभिजात वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। चिंतन और कार्रवाई 13.1। आपके अनुसार उपभोग में वृद्धि ने विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया? शीर्षक, विकास पर बढ़ती खपत का प्रभाव। आज की वैश्वीकृत दुनिया में बढ़ती खपत की घटना सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। उपभोग, जिसे व्यक्तियों और समाजों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, में हाल के दशकों में गहरा परिवर्तन आया है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य यह पता लगाना है कि आर्थिक विकास, सामाजिक गतिशीलता, पर्यावरणीय स्थिरता और सांस्कृतिक पहचान पर इसके बहुमुखी प्रभावों पर विचार करते हुए उपभोग पैटर्न में वृद्धि ने विकास की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया है। आर्थिक निहितार्थ। उपभोग और विकास के बीच संबंध जटिल है, जिसे अक्सर चक्रीय पैटर्न द्वारा पहचाना जाता है। बढ़ी हुई खपत वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो सकती है। यह मांग संचालित विकास मॉडल कई आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की आधारशिला रहा है, जहां उपभोक्ता खर्च सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि उपभोक्तावाद से प्रेरित अत्यधिक खपत आर्थिक असंतुलन को भी जन्म दे सकती है, जैसे अतिउत्पादन, संसाधन की कमी और बढ़ते ऋण स्तर। उपभोक्ता व्यय पैटर्न न केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं बल्कि सामाजिक मूल्यों और आकांक्षाओं को भी दर्शाते हैं। विकासशील देशों में
उपभोग का बढ़ता स्तर अक्सर जीवन स्तर में सुधार से जुड़ा होता है, क्योंकि व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त होती है। यह गरीबी उन्मूलन और मध्यम वर्ग के विस्तार में योगदान दे सकता है, जो बदले में आगे की खपत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। हालांकि भौतिक संपदा की खोज भी असमानताओं को बढ़ा सकती है, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को बढ़ी हुई खपत के लाभों से बाहर रखा जा सकता है। सामाजिक गतिशीलता। बढ़ी हुई खपत का प्रभाव आर्थिक क्षेत्रों से परे सामाजिक गतिशीलता और सांस्कृतिक मानदंडों को आकार देने तक फैला हुआ है। उपभोक्ता संस्कृति इस विचार को बढ़ावा देती है कि भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से खुशी और संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है, जिससे धन और स्थिति की निरंतर खोज होती है। उपभोग पर यह जोर सामाजिक पदानुक्रम को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि व्यक्तियों को अक्सर विलासिता के सामान खरीदने और विशिष्ट उपभोग में भाग लेने की उनकी क्षमता के आधार पर आंका जाता है। इसके अलावा बढ़ी हुई खपत का सामाजिक सामंजस्य और सामुदायिक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। जबकि उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है, यह व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा दे सकती है और सांप्रदायिक संबंधों को कमजोर कर सकती है। ऐसे समाजों में जहां भौतिक संपदा को सफलता के बराबर माना जाता है, वहां परोपकारी व्यवहार और सामूहिक कार्रवाई में गिरावट आ सकती है, क्योंकि लोग समुदाय के हितों की तुलना में अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक पूंजी का यह क्षरण समाज के तानेबाने को कमजोर कर सकता है और सतत विकास प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पर्यावरणीय स्थिरता। शायद बढ़ती खपत से जुड़ी सबसे गंभीर चिंता इसका पर्यावरणीय प्रभाव है। आर्थिक विकास और भौतिक संपदा की निरंतर खोज ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर जबरदस्त दबाव डाला है, जिससे संसाधनों की कमी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कृषि विस्तार के लिए वनों की कटाई से लेकर परिवहन से कार्बन उत्सर्जन तक, वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग पर्यावरणीय क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बढ़ी हुई खपत के पर्यावरणीय परिणामों को संबोधित करने के लिए टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न की दिशा में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। इसमें संसाधन सघनता को कम करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। जबकि व्यक्तिगत उपभोक्ता विकल्प टिकाऊ खपत को चलाने में भूमिका निभाते हैं, लाभ अधिकतमकरण पर पर्यावरणीय प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक पहचान। उपभोक्ता संस्कृति के वैश्वीकरण ने दुनिया भर में जीवन शैली और प्राथमिकताओं को एकरूप बना दिया है, जिससे सांस्कृतिक विविधता के क्षरण के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। जैसे जैसे पश्चिमी उपभोक्ता मानदंड तेजी से प्रभावी होते जा रहे हैं, पारंपरिक प्रथाएं और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियां हाशिए पर चली गई हैं या बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए बाजार में आ गई हैं। यह सांस्कृतिक समरूपीकरण न केवल सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि को कम करता है, बल्कि प्रभुत्वशाली और हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच असमानताओं को भी बढ़ाता है। इसके अलावा संस्कृति के वाणिज्यीकरण से सांस्कृतिक विनियोग और शोषण हो सकता है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रतीकों और प्रथाओं के व्यावसायीकरण से निगमों को लाभ होता है। यह शोषण शक्ति असंतुलन को और मजबूत करता है और रूढ़िवादिता को कायम रखता है, सांस्कृतिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्णय के प्रयासों को कमजोर करता है। इस संदर्भ में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना आवश्यक है। निष्कर्षतः उपभोग में वृद्धि का विकास की प्रक्रिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं। जबकि उपभोग संचालित विकास ने जीवन स्तर और मानव कल्याण में सुधार में योगदान दिया है, इसने असमानता,
पर्यावरणीय गिरावट और सांस्कृतिक एकरूपता सहित कई चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सामाजिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और सांस्कृतिक विविधता के साथ आर्थिक समृद्धि को संतुलित करे। भौतिक संपदा की खोज से परे विकास की पुनर्कल्पना करके समाज एक स्थायी भविष्य की दिशा में अधिक समावेशी और लचीले रास्ते बना सकते हैं। वैश्विक बाजार किराए का विस्तार। एक विचारधारा के रूप में विकास से वैश्विक बाजार पर नियंत्रण बढ़ता है। यह संसाधनों का व्यावसायीकरण या निजीकरण करने वाली विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विदेशी ऋण पर निर्भरता पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि स्थानीय संसाधन जैसे जंगल, बांध और मत्स्य पालन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के नियंत्रण में आते हैं। विश्व बैंक जैसे संगठनों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं कृषि, वानिकी और सिंचाई जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो प्रकृति आधारित या अस्तित्व अर्थव्यवस्थाओं पर बाजार अर्थव्यवस्थाओं को प्राथमिकता देती हैं। ऋण की शर्तें तय करती हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, जिससे अक्सर पानी की बर्बादी और भूमि क्षति जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। संसाधन प्रबंधन को लेकर स्थानीय समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। सरकारें अक्सर वैश्विक एजेंडे का पक्ष लेती हैं। वैश्विक बाजार में एकीकरण प्रकृति और उत्तरजीविता अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं को किनारे कर देता है। तीसरी दुनिया के विकास में अंतर्राष्ट्रीय वित्त की भारी भागीदारी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन रणनीतियों में भारी बदलाव लाती है। निर्यात संचालित संसाधन उपयोग पर जोर अक्सर देशों को ऋण और पारिस्थितिक गिरावट की ओर ले जाता है। बॉक्स 13.1 चेरनोबिल आपदा। 26 अप्रैल 1986 को बेलारूसी सीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर यूक्रेन के कीव क्षेत्र में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर एक बड़ी दुर्घटना हुई। इस घटना ने अपने पैमाने, जटिलता और दीर्घकालिक परिणामों के कारण परमाणु ऊर्जा के इतिहास में सबसे गंभीर तबाही को चिह्नित किया। रिएक्टर के विस्फोट से बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल गया। परिणामस्वरूप बेलारूस का 23% क्षेत्र, जिसमें 2 मिलियन से अधिक निवासियों वाली 3,778 बस्तियां, यूक्रेन के क्षेत्र का 4.8% और रूस के क्षेत्र का 0.5% शामिल है, रेडियोधर्मी गिरावट से प्रभावित था। चेरनोबिल दुर्घटना के बाद बेलारूस ने एक पारिस्थितिक आपदा का अनुभव किया। स्थिति और खराब हो गई क्योंकि नया दूषित क्षेत्र पहले से ही रसायनों द्वारा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों से ओवरलैप हो गया। बेलारूस में लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि और 1.685 मिलियन हेक्टेयर जंगल रेडियोधर्मी सीजियम 137 से दूषित हो गए थे। इस आपदा ने लाखों बेलारूसवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और पारिस्थितिकी तंत्र की रेडियोधर्मिता आने वाले कई दशकों तक सामान्य कृषि और वानिकी गतिविधियों को बाधित करेगी। स्रोत www.blrusguid.com 13.3 पर्यावरण संबंधी चिंताएं और समसामयिक सामाजिक सिद्धांत। पारिस्थितिक संकटों के कारणों और परिणामों को समझने पर आधुनिक फोकस समकालीन सामाजिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध और प्रकृति पर मानवीय गतिविधियों का हानिकारक प्रभाव, जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था, एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। समकालीन सिद्धांत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरणीय राजनीति और आंदोलनों का उदय है, जो उत्पादन और उपभोग के आधुनिक औद्योगिक और पूंजीवादी तरीकों में निहित पर्यावरणीय विनाशकारी प्रथाओं को चुनौती दे रहे हैं। अपने बाद के कार्यों में एंथोनी गिडेंस बताते हैं कि पर्यावरण संबंधी मुद्दे आधुनिक औद्योगिक समाजों और विकासशील देशों के औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा आकारित आधुनिक उद्योग ने प्रकृति को काफी हद तक बदल दिया है। गिडेंस 1990
60। उल्रिच बेक ने आधुनिक समाज को जोखिम भरे समाज के रूप में वर्णित किया है, जो पर्यावरणीय क्षरण के कारण आपदाओं की संभावना से चिह्नित है। पूर्व औद्योगिक समाजों में प्राकृतिक खतरों ने मानव नियंत्रण से परे जोखिम उत्पन्न किए। हालांकि औद्योगिक समाजों में कार्यस्थल दुर्घटनाओं और आर्थिक उतार-चढ़ाव जैसे जोखिमों को अब केवल प्रकृति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। इन समाजों ने बीमा, सुरक्षा उपायों आदि के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए संस्थान विकसित किए हैं। जोखिम समाज को बढ़ते पर्यावरणीय क्षरण और खतरों का सामना करना पड़ता है, जो जीवन के लिए वैश्विक खतरे पैदा करते हैं। बेक 1992। 13। गुणात्मक रूप से भिन्न पर्यावरणीय जोखिमों का सामना करते हुए पारंपरिक मुकाबला तंत्र विफल हो जाते हैं। चेरनोबिल जैसी बड़े पैमाने पर आपदाओं के कारण ऐसे संकटों का प्रबंधन करने के लिए राज्य सहित संस्थानों की क्षमता पर सवाल उठाने वाले विरोध प्रदर्शन होते हैं। गिद्देंस 2 कारण बताते हैं कि पर्यावरणीय राजनीति क्यों महत्वपूर्ण हो गई है: पारिस्थितिक समस्याओं से निपटना और नैतिक मान्यताओं के कारण। उनका कहना है कि पारिस्थितिक हलचलें हमें आधुनिक जीवन के उन हिस्सों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जिन पर हमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। वे हमें इस बात से भी अवगत कराते हैं कि प्रकृति और मनुष्य किस तरह से ऐसे जुड़े हुए हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा था। गिडेंस 1987। 49। हेबरमास का मानना है कि पारिस्थितिकी आंदोलन इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि प्राकृतिक दुनिया पर आक्रमण महसूस होता है। उनका कहना है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था या सरकार के सुधार से यह ठीक नहीं होगा। वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए पूंजीवाद को दोषी मानते हैं। सामाजिक सिद्धांतकार इस बात से सहमत हैं कि सरकार और समाज दोनों को अधिक लोकतांत्रिक बनने की आवश्यकता है। गिद्देंस कहते हैं कि आगे की क्षति को रोकने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। उनका कहना है कि चूंकि पारिस्थितिक समस्याएं वैश्विक हैं, इसलिए समाधान भी वैश्विक होने चाहिए। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के नए रूप शामिल हो सकते हैं। हेबरमास का मानना है कि हमें तर्कसंगत बहस के लिए सार्वजनिक स्थान की आवश्यकता है। बेक एक पारिस्थितिक लोकतंत्र चाहते हैं जहां अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी के बारे में निर्णयों पर खुले तौर पर चर्चा और नियंत्रण किया जाता है। वे सभी कहते हैं कि वर्तमान लोकतंत्र, जिसमें अधिकतर मतदान शामिल है, पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। समाजशास्त्री पर्यावरणीय मुद्दों पर अधिक बारीकी से विचार करना शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह परिप्रेक्ष्य नई समाजशास्त्रीय चिंताओं को उजागर करता है। आधुनिकीकरण की आलोचना से पता चलता है कि हमारा जीवन जीने का तरीका कितना अस्थिर है। औद्योगिक पूंजीवाद न केवल संसाधनों का उपयोग करता है, बल्कि मानव जीवन को भी खतरे में डालता है। पारिस्थितिक आंदोलनों के उदय ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के एक नए क्षेत्र को जन्म दिया है। यह पारंपरिक राजनीति से परे वर्ग और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है और समाज में सक्रियता को प्रोत्साहित करता है। अंततः यह हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों और उस पर हमारे कार्यों के प्रभाव पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है। 13.4 पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर विकास के परिणाम। प्रकृति पर मनुष्य का बड़ा प्रभाव उन चीजों में स्पष्ट है जो हमें जीवित रखती हैं, जैसे हवा, पानी, भूमि और ऊर्जा। जब अधिक लोग होते हैं तो पर्याप्त भोजन बनाने और जगह ढूंढने में परेशानी होती है, जिससे प्रदूषण होता है जो हमारे पर्यावरण को बुरे तरीके से बदलता है। जीवित रहने के लिए लोगों को कभी-कभी नए क्षेत्रों में जाने या विस्तार करने की आवश्यकता होती है, और इसका अर्थ अक्सर जंगलों को काटना होता है। समय के साथ ये गतिविधियां हमारे पर्यावरण, प्रदूषण को बिगाड़ देती हैं,
जो दुनिया भर में एक बड़ी चिंता का विषय है। आइए इनमें से कुछ मानवीय गतिविधियों के बारे में बात करें। जल प्रदूषण। जल को प्रदूषित करने वाली मुख्य चीजें हैं। उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, जैसे रसायन जिसे वे फेंक देते हैं। सीवेज। इसमें कार्बनिक पदार्थ जैसी चीजें होती हैं जो टूट जाती हैं और रोगाणु पैदा हो जाते हैं। इसे नदियों, झीलों आदि में फेंक दिया जाता है। कृषि सामग्री। कीड़ों और बीमारियों को मारने के लिए उर्वरकों और रसायनों जैसी बहुत सी चीजों का उपयोग किया जाता है। ये प्रदूषक न केवल लोगों को बल्कि पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इनमें से औद्योगिक कचरा सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। वायु प्रदूषण और शोर कहाँ से आता है? कारखानों में स्टील या रसायन जैसी चीजें बनाना। सामान जलाना। फैक्ट्रियां और घर कोयला, तेल और कभी-कभी जंगलों को जलाते हैं, जिससे धुआं, धूल और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकलती हैं। कारें। वे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के साथ साथ हवा में तैरते सामान के छोटे-छोटे टुकड़े भी छोड़ती हैं। अन्य चीजें, जैसे कीटों को मारने के लिए फसलों पर रसायनों का छिड़काव या परमाणु ऊर्जा से संबंधित गतिविधियां। ये वे तरीके हैं जिनसे मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को खराब करती हैं, जिससे हमारे और अन्य जीवित प्राणियों के लिए स्वस्थ रहना कठिन हो जाता है। विकिरण प्रदूषण। चेरनोबिल आपदा या भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं के बारे में सोचें। विकिरण और गैसों से प्रदूषण मुख्य रूप से उद्योगों और विनिर्माण से एक बड़ी समस्या है। मिट्टी का प्रदूषण। परमाणु विस्फोटों से निकलने वाला परिणाम ठोस अपशिष्ट छोड़ता है। खेती की गतिविधियां, जैसे बहुत अधिक कृत्रिम उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग, भी मिट्टी को प्रदूषित करती है। वनों का विनाश। बड़े पैमाने पर जंगलों को काटने से बाढ़, मिट्टी का कटाव, नदियां गाद से भर जाती हैं, कृषि भूमि सिकुड़ जाती है और भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है। वन ठेकेदार स्थानीय लोगों की तुलना में अधिक वनों की कटाई का कारण बनते हैं, जो लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ये सभी प्रकार के प्रदूषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण, पौधों और जानवरों, अवकाश के स्थानों और हम कितना उत्पादन कर सकते हैं के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। चिंतन और क्रिया 13.2। दुनिया की आधी आबादी पहले से ही शहरों में रहती है और शहरीकरण की गति लगातार तेज हो रही है। 8 मिलियन से अधिक निवासियों वाले विश्व के अधिकांश मेगाशहर विकासशील दुनिया में हैं। हम शहरीकरण को और अधिक टिकाऊ कैसे बना सकते हैं? क्या हम वायु और जल प्रदूषण, कृषि भूमि की हानि और प्रकृति से अलगाव जैसी समस्याओं से बच सकते हैं? आज मानव समाज किन प्रमुख पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना कर रहा है? शीर्षक: सतत शहरीकरण, एक लचीले भविष्य के लिए पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान। परिचय: शहरीकरण आधुनिक युग की एक परिभाषित विशेषता है, जिसमें दुनिया की आधी से अधिक आबादी शहरों में रहती है। शहरी क्षेत्रों की अभूतपूर्व वृद्धि कई चुनौतियां सामने लाती है, विशेषकर स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के क्षेत्र में। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे शहरीकरण की जटिलताओं और इसके पारिस्थितिक प्रभावों की खोज करने का काम सौंपा गया है, पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हुए शहरीकरण को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए रणनीतियों पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। सतत शहरीकरण। शहरीकरण को टिकाऊ बनाने के लिए पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक कारकों जैसे विभिन्न आयामों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सबसे पहले, शहरों के भीतर हरित बुनियादी ढांचे की प्रथाओं को अपनाने से पर्यावरणीय गिरावट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें जैव विविधता को बढ़ाने,
शहरी ताप द्वीप प्रभावों को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शहरी परिदृश्य में पार्क और शहरी जंगलों जैसे हरे स्थानों को एकीकृत करना शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग, बुनियादी ढांचे और पैदल यात्री अनुकूल मार्गों सहित टिकाऊ परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देने से जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एलईडी प्रमाणन और ऊर्जा कुशल डिजाइन जैसे पर्यावरण अनुकूल निर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने से जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के साथ साथ शहरी विकास के कार्बन पदचिह्न को कम किया जा सकता है। हरित बुनियादी ढांचा। हरित बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए शहरी क्षेत्रों में एकीकृत प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक सुविधाओं की एक श्रृंखला शामिल है। पार्कों और शहरी जंगलों से परे हरित बुनियादी ढांचे में हरी छतें, वर्षा उद्यान और पार्क में फुटपाथ शामिल हो सकते हैं, जो तूफानी पानी के बहाव को प्रबंधित करने, बाढ़ को कम करने और पानी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। इन विशेषताओं को शहरी परिदृश्य में शामिल करके शहर जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ावा देते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ा सकते हैं। सतत परिवहन, वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अलावा टिकाऊ परिवहन प्रणालियां कई सहलाभ प्रदान करती हैं, जिनमें बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य, बढ़ी हुई गतिशीलता और कम यातायात भीड़ शामिल है। बसों, ट्रामों और मेट्रो प्रणालियों जैसे सार्वजनिक पार्गमन बुनियादी ढांचे में निवेश करने से न केवल निजी वाहनों पर निर्भरता कम होती है, बल्कि सभी निवासियों के लिए सुलभ और किफ़ायती परिवहन विकल्प प्रदान करके सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसे परिवहन के सक्रिय तरीकों को बढ़ावा देने से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, बल्कि स्वस्थ और अधिक रहने योग्य शहरों को भी बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण पद्धतियां। टिकाऊ निर्माण पद्धतियां ऊर्जा दक्षता से आगे बढ़कर संसाधन संरक्षण, अपशिष्ट कटौती और इंडोर पर्यावरण गुणवत्ता के सिद्धांतों को शामिल करती हैं। ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन, जैसे कि एलईडी, ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार इमारतों के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। निष्क्रिय डिजाइन रणनीतियों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और टिकाऊ सामग्रियों जैसी सुविधाओं को शामिल करने से इमारतों के पर्यावरणीय पदचिह्न को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जबकि रहने वालों के आराम और कल्याण में वृद्धि हो सकती है। कृषि भूमि और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। शहरी विस्तार के कारण कृषि भूमि और प्राकृतिक आवासों का नुकसान पारिस्थितिक अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भूमि उपयोग योजना रणनीतियों को कृषि भूमि और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। शहरी विकास सीमाओं और जोनिंग नियमों को लागू करने से शहरी फैलाव और महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों में अतिक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा छत पर उद्यान और सामुदायिक खेतों जैसी शहरी कृषि पहलों को बढ़ावा देने से खाद्य सुरक्षा बढ़ सकती है, खाद्य मील कम हो सकते हैं और शहरी निवासियों को प्रकृति के साथ फिर से जोड़ा जा सकता है। खाद्य उत्पादन को शहरी परिदृश्य में एकीकृत करके शहर स्थायी खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देते हुए कृषि भूमि के नुकसान को कम कर सकते हैं। भूमि उपयोग योजना शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिस्पर्धी मांगों को संतुलित करने के लिए प्रभावी भूमि उपयोग योजना आवश्यक है। कॉम्पैक्ट और मिश्रित उपयोग विकास पैटर्न को अपनाने से भूमि की खपत को कम किया जा सकता है और कृषि भूमि, जंगलों और आर्द्र भूमि सहित खुली जगहों को संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा रणनीतिक भूमि उपयोग योजना पारिस्थितिक कनेक्टिविटी बनाए रखने और प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट और वन्यजीव गलियारों की पहचान और सुरक्षा कर सकती है। शहरी ग्रामीण संबंध
टिकाऊ भूमि प्रबंधन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। किसानों के बाजार, समुदाय समर्थित कृषि, सीएसए और फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय खाद्य प्रणालियों का समर्थन करने से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और छोटे पैमाने के किसानों का समर्थन करते हुए खाद्य उत्पादन के पारिस्थितिक पदचिह्न को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में कृषि वानिकी और टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने से पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन में वृद्धि हो सकती है और कार्बन पृथक्करण, मिट्टी संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण सहित कई लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। प्रकृति से जुड़ना। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच प्रकृति के साथ संबंधों को बनाए रखने के महत्व को पहचानना आवश्यक है। हरे स्थानों और प्राकृतिक वातावरण तक पहुंच मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ मिलते हैं। शहरी नियोजन में बायोफिलिक डिजाइन सिद्धांतों को शामिल करने से प्रकृति को निर्मित वातावरण में फिर से एकीकृत करने में मदद मिल सकती है, जिससे शहर के निवासियों के बीच संबंध और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा शहरी हरित गलियारे और वन्यजीव गलियारे बनाने से खंडित परिदृश्यों में प्रजातियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जा सकता है, जिससे शहरी क्षेत्रों के भीतर जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है। प्रकृति आधारित समाधानों और पारिस्थितिक बहाली प्रयासों को प्राथमिकता देकर शहर सतत विकास को बढ़ावा देते हुए पर्यावरणीय दबावों के प्रति लचीलापन बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण लाभ। प्रकृति तक पहुंच से कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिनमें तनाव में कमी, मनोदशा में सुधार और संज्ञानात्मक कार्य में वृद्धि शामिल है। पार्क, उद्यान और प्राकृतिक भंडार जैसे प्रचुर हरे स्थानों वाले शहरों को डिजाइन करना विश्राम और मनोरंजन के अवसर प्रदान करते हुए सक्रिय जीवन शैली और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शहरी वातावरण में प्रकृति आधारित तत्वों को शामिल करना, जैसे कि पानी की विशेषताएं, प्राकृतिक सामग्री और वन्यजीव आवास, सौंदर्य अपील को बढ़ाता है और निवासियों के बीच स्थान और पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी। शहरी हरित स्थानों की योजना, डिजाइन और प्रबंधन में समुदायों को शामिल करने से स्वामित्व और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे उनकी दीर्घकालिक स्थिरता और जीवन शक्ति सुनिश्चित होती है। सामुदायिक कार्यशालाएं, नागरिक विज्ञान पहल और हरित स्थान स्वयंसेवी कार्यक्रम जैसी भागीदारी प्रक्रियाएं निवासियों को अपने स्थानीय वातावरण को बढ़ाने और सहनिर्माण करने के लिए अपने ज्ञान, कौशल और संसाधनों का योगदान करने के लिए सशक्त बनाती हैं। सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर शहर पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और प्रकृति तक समावेशी और न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई और सामाजिक पूंजी का लाभ उठा सकते हैं। प्रमुख पारिस्थितिक चुनौतियां। शहरीकरण के दायरे से परे मानव समाज को असंख्य पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो ग्रह और उसके निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन हमारे समय के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है, जो जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित है। बढ़ते तापमान, चरम मौसम की घटनाएं और समुद्र के स्तर में वृद्धि दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और मानव आजीविका के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। इसके अलावा जैव विविधता की हानि और आवास का क्षरण वैश्विक पारिस्थितिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। भूमि उपयोग परिवर्तन, आवास विनाश और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन सहित मानव गतिविधियों के तेजी से विस्तार के कारण अनगिनत प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों का पतन हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने,
खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने और प्रकृति के आंतरिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए जैव विविधता की रक्षा करना आवश्यक है। महासागरीय अम्लीकरण वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण होने वाला महासागरीय अम्लीकरण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। अम्लीय पानी समुद्री जीवों जैसे कोरल, शेलफिश और प्लवक में कैल्सिफिकेशन प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है, जिसके दूरगामी पारिस्थितिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। समुद्र के अम्लीकरण को संबोधित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने, प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों को कम करने और समुद्री संरक्षण और बहाली के प्रयासों को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। वनों की कटाई और आवास विखंडन वनों की कटाई और आवास विखंडन दुनिया भर में जैव विविधता के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण के प्रमुख चालक हैं। वन वैश्विक जलवायु को विनियमित करने, अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करने और लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की कटाई को संबोधित करने के लिए भूमि उपयोग योजना, संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन और टिकाऊ वन प्रबंधन प्रथाओं जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों के संयोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही कृषि विस्तार, बुनियादी ढांचे के विकास और अवैध कटाई जैसे अंतर्निहित चालकों को संबोधित करने के प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। निष्कर्षतः आज मानव समाज के सामने आने वाली पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने के लिए टिकाऊ शहरीकरण अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता देने वाले समग्र दृष्टिकोण अपनाकर शहरीकरण के दबावों के सामने स्थिरता और लचीलेपन के इंजन बन सकते हैं। कृषि भूमि और प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने, प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने और व्यापक पारिस्थितिक मुद्दों को संबोधित करने के ठोस प्रयासों के माध्यम से हम शहरी विकास और पर्यावरण के बीच अधिक टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं। टिकाऊ शहरीकरण और पारिस्थितिक संरक्षण एक लचीले और न्यायसंगत भविष्य के निर्माण के लिए परस्पर जुड़ी हुई अनिवार्यताएं हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन, सामाजिक समावेशन और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता देने वाले एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर शहर वैश्विक चुनौतियों के सामने स्थिरता और लचीलेपन के इंजन बन सकते हैं। सभी क्षेत्रों और स्तरों पर सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से हम ऐसे शहर बना सकते हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव कल्याण, जैव विविधता संरक्षण और गृह स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। पारिस्थितिकी आंदोलन और अस्तित्व। आज की दुनिया में पारिस्थितिकी आंदोलन हर जगह उभर रहे हैं, जिसका लक्ष्य चीजों को न्यायसंगत बनाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के तरीके को बदलना है। ये आंदोलन विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप जैसे स्थानों में मजबूत हैं, जहां अधिकांश लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। जब इन क्षेत्रों में बहुत अधिक संसाधनों और ऊर्जा की आवश्यकता वाली प्रौद्योगिकियों को पेश किया जाता है, तो वे कुछ लोगों को अमीर बना सकती हैं, लेकिन वे अधिकांश लोगों की जीवित रहने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए पारिस्थितिकी आंदोलन प्रगति के बारे में सामान्य विचारों को चुनौती दे रहे हैं। गरीब देशों में पारिस्थितिकी आंदोलन सरकार के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास से होने वाले नुकसान के खिलाफ जोर दे रहे हैं, जो मुनाफे को पहले रखता है। वे दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र सिर्फ अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक है, यह प्रकृति और सभी लोगों की रक्षा के बारे में भी है, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो बाजार प्रणाली का हिस्सा नहीं है और जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये आंदोलन यह भी बताते हैं कि पर्यावरणीय मुद्दे निष्पक्षता और न्याय से कितने करीब से जुड़े हुए हैं। भारत में पारिस्थितिकी आंदोलन बढ़े हैं क्योंकि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है। इससे बांध, खनन और ऊर्जाभारी खेती जैसी कई बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं शुरू हुई हैं।
भारत में पारिस्थितिकी आंदोलन का एक प्रसिद्ध उदाहरण चिपको आंदोलन है, जहां लोगों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में पहाड़ी लोगों के लिए अपने जंगलों को बाहरी कंपनियों से बचाने के एक तरीके के रूप में हुई। बाद में यह भूमि के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के बारे में बन गया। इसी तरह के आंदोलन झारखंड, बिहार, उड़ीसा सीमा और मध्य प्रदेश के बस्तर जैसे स्थानों में उभरे हैं, जहां जंगलों को वाणिज्यिक वृक्षारोपण से बदला जा रहा था, जिससे आदिवासी समुदायों को नुकसान हो रहा था। चिपको से प्रेरित होकर हिमालय में अप्पिको आंदोलन अवैध वनों की कटाई के खिलाफ लड़ता है और नए पेड़ लगाता है। और राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में पेड़ लगाने और उन्हें काटने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। हिमालय, पश्चिमी घाट और मध्य भारत जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में खनन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इन क्षेत्रों में लोगों ने इस विनाशकारी खनन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। एक उल्लेखनीय आंदोलन दून घाटी में चूना पत्थर उत्खनन के खिलाफ है। एक अन्य चिंता भारत में बड़ी नदी परियोजनाओं का त्वरित विकास है, जिसे पारिस्थितिकी आंदोलनों का आयोजन करने वाले लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। ये नदी परियोजनाएं अक्सर जंगलों और खेतों में बाढ़ लाती हैं, जो कई लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के हिमालय में टेहरी उच्च बांध के खिलाफ आंदोलन है। लोगों को डर है कि बांध के निर्माण से भूमि अस्थिर हो सकती है और भूकंपीय गतिविधि हो सकती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को खतरा हो सकता है। टेहरी जल विद्युत परियोजना हिमालय में विकास से होने वाले नुकसान का एक प्रमुख उदाहरण है। 1949 में प्रस्तावित इसमें प्राचीन शहर टेहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बांध बनाना शामिल है। इसके स्थान और प्रभाव को लेकर चिंताएं व्यक्त की गईं। भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित बांध के निर्माण से भूकंपीय गतिविधि बिगड़ सकती है। इसके अतिरिक्त जल संचय से रिसाव और दबाव बांध की नींव को कमजोर कर सकता है। यह परियोजना तलछट के प्रवाह को बाधित करेगी, जिससे नदी तल ऊंचा हो जाएगा और नदी के ऊपरी हिस्से में बस्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। गांव जलमग्न हो जाएंगे और निवासियों की कई पीढ़ियां विस्थापित हो जाएंगी। पहले से ही भीड़-भाड़ वाली इस भूमि में उन लोगों के लिए अधिक मूल्यवान भूमि को साफ करना पड़ा, जिन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उन्हें अपने उपजाऊ खेतों को बंजर के लिए छोड़ना पड़ा। उन्हें उपेक्षित गांवों को बसाने में मदद करने की योजना और इसके बजाय परिवारों को अलग रखा गया, जिससे बातचीत करने की उनकी क्षमता कमजोर हो गई और सामुदायिक बंधनों को नुकसान पहुंचा। गढ़वाल हिमालय में लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हुए इस परियोजना का विरोध किया है। अब परियोजना की एक नई समीक्षा की जाएगी और बांध निर्माण पर करीब से नजर डाली जाएगी। देश की सबसे बड़ी नर्मदा नदी घाटी परियोजना का लक्ष्य 30 बड़े बांध बनाना है, 10 नर्मदा नदी पर और 20 इसकी छोटी नदियों पर, साथ ही 135 मध्यम आकार के और 3000 छोटे बांध। 2 मुख्य बांध, सरदार सरोवर और नर्मदा सागर, विशाल हैं। वे जिस बेसिन को प्रभावित करेंगे उसका क्षेत्रफल 98,796 वर्ग किलोमीटर है और यह लगभग 21 मिलियन लोगों का घर है, जो ज्यादातर गांवों में रहते हैं और खेती और जंगलों पर निर्भर हैं। जबकि नर्मदा सागर और सरदार सरोवर दोनों बांधों की योजना एक साथ बनाई गई थी, केवल बांध वाला, जिसमें 90,000 हेक्टेयर जलमग्न होने का अनुमान था, विवादों के कारण आगे बढ़ गया। गुजरात सरकार ने इसके निर्माण पर जोर दिया। परियोजना से बहुत से लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। सैकड़ों गांवों को खाली कराने की आवश्यकता है। यह विस्थापन ग्रामीणों और आदिवासी समुदायों के जीवन को बाधित करता है, जो अपनी पारंपरिक आजीविका खो देते हैं। पुनर्वास के प्रयास अक्सर विफल हो जाते हैं,
जिससे निमाड़ जैसे किसानों को अपनी फसलें उगाने के लिए उपयुक्त भूमि नहीं मिल पाती है। कई लोग इन बांधों के पारिस्थितिक प्रभाव के बारे में चिंता करते हैं। उन्हें जल भराव और मिट्टी की बढ़ी हुई लवणता जैसे मुद्दों का डर है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेधा पाटकर जैसे कार्यकर्ताओं ने इन चिंताओं को उजागर किया है, जिसके कारण हड़ताल और भूख हड़ताल जैसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सरकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में खामियां मिलने के कारण सरदार सरोवर बांध का निर्माण रोक दिया गया है। भोपाल गैस रिसाव। भारतीय इतिहास की सबसे भीषण भोपाल गैस त्रासदी दिखाती है कि कैसे अमीर देशों की बड़ी कंपनियां पैसे के लिए गरीब देशों का शोषण करती हैं। कीटनाशक बनाने वाला यूनियन कार्बाइड प्लांट पर्यावरण के लिए खतरनाक होने के बावजूद बड़ा हो गया। इसकी सुरक्षा प्रणाली पर्याप्त अच्छी नहीं थी, इसलिए जहरीली गैस लीक हो गई, जिससे कई लोगों, विशेषकर गरीबों को नुकसान हुआ। गैस भोपाल में 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और अन्य लोगों को दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह त्रासदी इस बात का सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे बड़ी कंपनियां लोगों की सुरक्षा से ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, खासकर विकासशील देशों में। वे अक्सर इन स्थानों पर खतरनाक रसायनों का परीक्षण करते हैं, जिससे समुदाय खतरे में पड़ जाते हैं। चिल्का झींगा फार्म। उड़ीसा में चिल्का, ताजे और खारे पानी के मिश्रण वाली भारत की सबसे बड़ी झील है। यह कई पक्षियों और मछलियों का घर है और किसानों और मछुआरों का समर्थन करता है। यह झींगा के प्राकृतिक रूप से प्रजनन के लिए एक बेहतरीन जगह है। बड़ी कंपनियां वहां इंटीग्रेटेड झींगा फार्मिंग प्रोजेक्ट (ISFP) नामक झींगा फार्म बनाना चाहती हैं। वे चिल्का के एक हिस्से के चारों ओर एक तटबंध बनाकर एक बड़ा तालाब बनाने की योजना बना रहे हैं, जहां वे विशेष भोजन और रसायनों का उपयोग करके जल्दी से झींगा उगाएंगे। ऐसा करने के लिए वे रसायनों और कचरे को पंप करेंगे, जो झील और वहां रहने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा। यह परियोजना चिल्का के प्राकृतिक प्रवाह को बदल देगी, जिससे मछलियां प्रभावित होंगी और पक्षी दूर हो जाएंगे। यह घास को भी नुकसान पहुंचाएगा और बाढ़ और पानी के खारेपन में बदलाव जैसी अन्य समस्याएं पैदा करेगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। चिंतन और कार्रवाई 13.3 विकास की दुविधा पर चर्चा करें। किस प्रकार का विकास न्यायसंगत और टिकाऊ होगा? शीर्षक: विकास की दुविधा को दूर करना, न्यायसंगत और सतत प्रगति की ओर। विकास, जिसे अक्सर प्रगति, समृद्धि और सुधार के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है, एक बहुआयामी अवधारणा है जो वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। फिर भी इसके चमकदार आवरण के नीचे दुविधाओं का एक जटिल जाल छिपा है, खासकर भारत जैसे देशों के संदर्भ में, जहां असमानताएं गंभीर हैं, संसाधन सीमित है और पर्यावरणीय गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में एक छात्र के रूप में मुझे इस दुविधा की गहराई में जाने का काम सौंपा गया है। मैं विकास की जटिलताओं को सुलझाने और न्यायसंगत और टिकाऊ प्रगति की दिशा में रास्ते तलाशने के लिए एक यात्रा पर निकलता हूँ। इसके मूल में विकास की दुविधा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच, प्रगति और संरक्षण के बीच, और अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच तनाव के इर्द-गिर्द घूमती है। विकास की पारंपरिक धारणाएं काफी हद तक आर्थिक विस्तार का पर्याय बन गई हैं, जिसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP), विकास दर, औद्योगिकीकरण और ढांचागत विकास जैसे मैट्रिक्स द्वारा मापा जाता है। हालांकि यह प्रतिमान अक्सर विकास के वितरण संबंधी पहलुओं की अनदेखी करता है, जिससे आय असमानताएं बढ़ती हैं, सामाजिक बहिष्कार और पर्यावरणीय गिरावट होती है। इसलिए समान विकास के लिए प्राथमिकताओं, नीतियों और प्रतिमानों की पुनर्कल्पना की आवश्यकता होती है।
इसमें न केवल संसाधनों और अवसरों का न्यायसंगत वितरण शामिल है, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों का सशक्तिकरण, मानवाधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना भी शामिल है। भारतीय संदर्भ में, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी से जूझ रहा है, समान विकास प्राप्त करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है जो संरचनात्मक असमानताओं और प्रणालीगत अन्याय को संबोधित करे। दूसरी ओर, सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के सिद्धांत का प्रतीक है। यह प्राकृतिक संसाधनों की सीमित प्रकृति, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्संबंध और पर्यावरणीय प्रबंधन की अनिवार्यता को पहचानता है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और संसाधनों की कमी से जूझ रही दुनिया में स्थिरता की खोज सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। न्यायसंगत और सतत विकास का अभिसरण विकास की सोच में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों की परस्पर निर्भरता को स्वीकार करता है। इसके लिए विकास बनाम संरक्षण के द्वंद्व से आगे बढ़ने और सामाजिक समानता, आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय अखंडता को एकीकृत करने वाले समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। तो भारतीय संदर्भ में किस प्रकार का विकास न्यायसंगत और टिकाऊ होगा? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह विकास होगा जो मुनाफे से अधिक लोगों को, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से अधिक मानव कल्याण को और विशेष लाभ से अधिक समावेशी समृद्धि को प्राथमिकता देगा। इसका मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना है जो सभी नागरिकों के लिए बुनियादी अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करते हैं। इसका मतलब लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाना और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है जो बेजुबानों की आवाज को बुलंद करती हैं। न्यायसंगत और सतत विकास में आर्थिक नीतियों को विकास के अधिक समावेशी और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार मॉडल की ओर फिर से उन्मुख करना भी शामिल है। इसमें सब्सिडी को प्रदूषणकारी उद्योगों से हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करना, टिकाऊ कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और हरित प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। इसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और मानवाधिकारों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट गतिविधियों को विनियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसमें स्थानीय आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत शासन और समुदाय संचालित विकास पहल को बढ़ावा देना शामिल है जो जमीनी स्तर के संगठनों को सशक्त बनाता है और विकास के लिए नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसका अर्थ है विविध ज्ञान प्रणालियों, सांस्कृतिक प्रथाओं और स्वदेशी ज्ञान को पहचानना जो टिकाऊ जीवन और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व की कुंजी है। संक्षेप में, न्यायसंगत और सतत विकास केवल कुछ लक्ष्यों या मील के पत्थर को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अंतर्निहित संरचनाओं और प्रणालियों को बदलने के बारे में है जो असमानता, अन्याय और अस्थिरता को कायम रखते हैं। इसके लिए विकास प्रतिमानों, शक्ति गतिशीलता और मूल्य प्रणालियों की मौलिक पुनर्कल्पना की आवश्यकता है, शोषण और संचय की मानसिकता से प्रबंधन और पुनर्जनन की मानसिकता में बदलाव। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं इन जटिल मुद्दों से जुड़ने और न्यायसंगत और सतत विकास पर चर्चा में योगदान देने की अनिवार्यता को पहचानता हूँ। अंतःविषय शिक्षा, आलोचनात्मक चिंतन और सक्रिय नागरिकता के माध्यम से मैं सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनने की आकांक्षा रखता हूँ। एक ऐसा परिवर्तन जो सीमाओं को पार करता है, विभाजन को पाटता है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करता है जो न्यायसंगत, लचीला और सभी के लिए संपन्न हो। पर्यावरण पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक दृष्टिकोण न केवल विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने की मांग करता है, बल्कि दुनिया भर में बिजली के काम करने के तरीके को बदलने की भी मांग करता है।
जो लोग पर्यावरण की परवाह करते हैं वे आम तौर पर सोचते हैं कि चूंकि सरकारें बल प्रयोग करती हैं और संसाधन इकट्ठा करती हैं, इसलिए हमें उनकी जगह छोटे स्थानीय समूहों को लाना चाहिए जो स्थायी रूप से जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के साथ स्थानीय समुदायों के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों को बड़ी कंपनियों से बचाना कठिन हो गया है। पर्यावरण आंदोलन जानते हैं कि वे बहुत संगठित नहीं हैं और जैसे जैसे देश बदल रहे हैं, उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि वे बड़ी राजनीति से कैसे संबंधित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सरकार और समुदाय दोनों को अधिक लोकतांत्रिक तरीकों से नया रूप देने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति और संसाधनों की देखभाल करने का मतलब यह चुनौती देना है कि स्थानीय से वैश्विक तक शक्ति और धन कैसे इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का लक्ष्य एक टिकाऊ दुनिया बनाना है जहां लोगों और प्रकृति का शोषण न हो। यह जमीनी स्तर से लेकर स्थानीय और वैश्विक समुदायों के बीच मजबूत संबंध चाहता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सहभागी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और विकास कैसे जुड़े हैं, इस पर संरक्षणवादियों, डेवलपर्स, महिला कार्यकर्ताओं, जनजातियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के अलग-अलग विचार हैं। वे सभी संरक्षण, गरीब लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की जरूरतों, आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण संसाधनों की स्थिरता, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे और संसाधनों के प्रबंधन में निष्पक्षता जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पर्यावरण और विकास के बीच संबंध ने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के बारे में हमारी सोच को बदल दिया है, क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों बनाम लोगों के पारंपरिक अधिकारों और उनके जीवनयापन के तरीके को दर्शाता है। जैसे जैसे राजनीतिक और आर्थिक लड़ाइयाँ तीव्र होती जाती हैं, लोगों की आजीविका और व्यावसायिक हितों में टकराव होता है और इसका समाधान आसानी से नहीं हो पाता है। समय के साथ स्थानीय लोगों को शामिल करके और उचित सेटअप के माध्यम से सरकार और समुदायों के बीच साझेदारी बनाकर प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के विभिन्न तरीकों का सुझाव दिया गया है। स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के विचार के तहत अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, जैसे समुदाय द्वारा स्वयं गठित उपयोगकर्ता समूह, सरकार द्वारा स्थापित औपचारिक समूह जैसे संयुक्त वन प्रबंधन या वाटरशेड प्रबंधन, और स्थानीय स्वसरकारी संस्थान जैसे पंचायती राज संस्थान। ये स्थानीय व्यवस्थाएं सरकार और समुदाय के बीच निर्णयों, प्राथमिकताओं और बातचीत को प्रभावित करती हैं। समुदाय द्वारा या विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इससे लोगों की आजीविका की रक्षा होने और बेहतर संसाधन प्रबंधन की उम्मीद है। प्राकृतिक संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन के लिए एक और तर्क यह है कि स्वदेशी और महिलाओं की ज्ञान प्रणालियाँ, जो एक विशिष्ट समुदाय या संदर्भ में निहित हैं, मूल्यवान है। शिव का तर्क है कि विकासशील देशों में महिलाएं पारिस्थितिक सोच और कार्रवाई के लिए बौद्धिक स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति महिलाओं की प्रतिक्रियाएं इस बात से प्रभावित होती हैं कि वे कैसे जीवन यापन करती हैं, काम कैसे विभाजित है और संसाधनों और सूचनाओं तक उनकी असमान पहुंच है। स्थानीय गैरलाभकारी संगठनों ने स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन के विभिन्न तरीके बनाने की कोशिश की है। वे लैंगिक समानता के मुद्दों को निष्पक्षता, गरीबी और स्वदेशी लोगों के अधिकारों जैसी व्यापक समस्याओं से जोड़ते हैं। उनका तर्क है कि स्थानीय समुदायों को संसाधनों का स्थायी रूप से उपयोग करने में अधिक रुचि है और वे अपनी विशिष्ट सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों के अनुकूलन करने में बेहतर हैं। ये समुदाय स्थानीय पारिस्थितिक प्रथाओं को समझते हैं और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। पिछले 20 वर्षों में
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और जैव विविधता का संरक्षण उन देशों और संगठनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गया है जो धन मुहैया कराते हैं। वैश्विक संसाधन प्रबंधन प्रयासों न्यूमैन 2005 के साथ तालमेल बिठाने के लिए लोगों पर ध्यान केंद्रित करने और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में समुदायों को शामिल करने की दिशा में बदलाव आया है। चिंतन और कार्रवाई 13.4 एक टिकाऊ कल के लिए जीवन शैली और दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव आवश्यक है। इस पर चर्चा। शीर्षक एक सतत कल के लिए कठोर परिवर्तनों को अपनाना, एक चिंतन और कार्रवाई का आह्वान। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय गिरावट के परिणामों से जूझ रही दुनिया में जीवन शैली और दृष्टिकोण में भारी बदलाव की अनिवार्यता स्पष्ट होती जा रही है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे टिकाऊ प्रथाओं पर विचार करने और उसकी वकालत करने का काम सौंपा गया है, मैं इस कॉल टू एक्शन की तात्कालिकता को पहचानता हूँ। कठोर परिवर्तन न केवल वांछनीय है, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक भी है। इस प्रवचन में मैं इस मुद्दे के बहुमुखी आयामों पर गहराई से विचार करूंगा। परिवर्तन की आवश्यकता के पीछे के तर्क, इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और स्थायी जीवन शैली और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के मार्गों की खोज करूंगा। मामले के मूल में यह मान्यता है कि हमारी वर्तमान जीवन शैली मौलिक रूप से अस्थिर है। व्यापक उपभोक्तावाद, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और पर्यावरणीय परिणामों की उपेक्षा ने हमारे ग्रह को उसकी सीमा तक धकेल दिया है। इस अस्थिर प्रक्षेप पथ का प्रमाण स्पष्ट और चिंताजनक है। बढ़ता वैश्विक तापमान, पिघलती बर्फ की परतें, जैव विविधता का नुकसान और बढ़ता प्रदूषण स्तर। ये संकेतक एक जागृत कॉल के रूप में कार्य करते हैं, जो परिवर्तनकारी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता का संकेत देते हैं। व्यापक परिवर्तनों के तर्क के केंद्र में मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण के अंतर्संबंध की स्वीकृति है। हमारी जीवन शैली, उपभोग के तरीके और प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण सीधे पारिस्थितिक प्रणालियों और ग्रहों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा चुने गए परिवहन के साधनों तक, हमारे द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय का पर्यावरणीय प्रभाव होता है। इसलिए स्थिरता को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें न केवल तकनीकी नवाचार शामिल हों, बल्कि मानव व्यवहार और सामाजिक मानदंडों में गहरा बदलाव भी शामिल हो। हालांकि ऐसे बदलावों को लागू करना चुनौतियों से रहित नहीं है। प्राथमिक बाधाओं में से एक जड़ प्रणाली और आदतों में निहित जड़ता है। कई व्यक्ति और संस्थाएं परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी हैं, अपनी अस्थिरता के बढ़ते सबूतों के बावजूद भी परिचित दिनचर्या और प्रतिमानों से चिपके रहते हैं। इसके अलावा निहित स्वार्थ और आर्थिक संरचनाएं हैं, जो यथास्थिति से लाभान्वित होती हैं, दीर्घकालिक ग्रह कल्याण की कीमत पर अल्पकालिक लाभ के लिए अस्थिर प्रथाओं को कायम रखती हैं। इसके अलावा मानव समाज और प्राकृतिक दुनिया के बीच एक व्यापक अलगाव की भावना मौजूद है। तेजी से शहरीकृत और डिजिटल होती दुनिया में कई लोगों ने प्रकृति की लय और जीवन को बनाए रखने वाली पारिस्थितिक अन्योन्याश्रितताओं से संपर्क खो दिया है। यह अलगाव पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति उदासीनता को जन्म देता है, जिससे स्थायी दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ावा देने की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इन विकट बाधाओं के बावजूद आशावाद के कारण हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, मीडिया कवरेज और जमीनी स्तर पर सक्रियता से प्रेरित पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता ने सामाजिक चेतना में बदलाव को उत्प्रेरित किया है। लोग पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों के अंतर्संबंध और अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपनाने की अनिवार्यता को पहचानने लगे हैं। शिक्षा इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो व्यक्तियों को स्थिरता की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्यों के साथ सशक्त बनाती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में
मैंने पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। सभी विषयों के पाठ्यक्रम में स्थिरता को एकीकृत करके शैक्षणिक संस्थान शिक्षार्थियों को अस्थिरता के मूल कारणों का विश्लेषण करने और अधिक न्यायसंगत और पुनर्योजी भविष्य की दिशा में वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए उपकरणों से लैस कर सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी नवाचार सतत विकास के प्रवर्तकों के रूप में वादा करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लेकर हरित बुनियादी ढांचे से लेकर परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल तक ऐसे ढेर सारे समाधान मौजूद हैं जो पर्यावरणीय गिरावट को कम कर सकते हैं और मानव कल्याण को बढ़ा सकते हैं। हालांकि केवल प्रौद्योगिकी ही पर्याप्त नहीं है। इसकी पूर्ण क्षमता का एहसास करने के लिए इसे व्यवहार और सामाजिक मूल्यों में बदलाव के साथ जोड़ा जाना चाहिए। स्थिरता की ओर परिवर्तन के मूल में प्रकृति और एक दूसरे के प्रति हमारे दृष्टिकोण में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। हमें शोषण और वर्चस्व पर आधारित विश्व दृष्टिकोण से हटकर सम्मान, पारस्परिकता और प्रबंधन पर आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना चाहिए। स्वदेशी विश्व दृष्टिकोण इस संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो सभी जीवन रूपों की परस्पर संबद्धता और पवित्रता पर जोर देते हैं। ऐसे दृष्टिकोणों को अपनाकर हम पृथ्वी और भावी पीढ़ियों के प्रति अपनेपन और जिम्मेदारी की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कल्याण और समृद्धि की हमारी अवधारणाओं को फिर से कल्पना करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता संचालित समाज में सफलता को अक्सर भौतिक धन और संपत्ति के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि सच्ची समृद्धि रिश्तों, समुदाय, स्वास्थ्य और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ाव में निहित है। भौतिक संचय पर इन मूल्यों को प्राथमिकता देकर हम अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाते हुए अपनी जीवन शैली के पारिस्थितिक पदचिह्न को कम कर सकते हैं। निष्कर्षतः एक स्थायी कल के लिए जीवन शैली और दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं इन परिवर्तनों की वकालत करने और एक अधिक न्यायसंगत और पुनर्योजी दुनिया को साकार करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जागरूकता बढ़ाकर, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर हम सामूहिक रूप से इस ग्रह पर सभी प्राणियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: पर्यावरण को लेकर चिंताएं तेजी से फैल रही हैं। पर्यावरणीय विचारों और आंदोलनों में स्थानीय और वैश्विक मुद्दों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। हर जगह लोग और समूह आंदोलनों के माध्यम से पर्यावरण और जीवित रहने के तरीके के बारे में चिंताएं उठा रहे हैं। देश पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात कर रहे हैं और पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और प्रणालियां बनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। आज पर्यावरण की राजनीति को वास्तव में समझने के लिए हमें स्थानीय और वैश्विक स्तरों के बीच होने वाले संघर्षों और समझौतों को देखना होगा। सतत विकास एक बड़ा विषय है जहां लोग कई स्थानीय और वैश्विक चीजों के बारे में बहस करते हैं। हमें पारिस्थितिक विचारों को स्पष्ट तरीकों से बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है। यह खंड इस बारे में बात करता है कि पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास कैसे जुड़े हुए हैं। यह देखता है कि सामाजिक सिद्धांत पर्यावरणीय मुद्दों से कैसे निपटते हैं। इसमें कहा गया है कि पर्यावरणीय समस्याओं पर अधिकांश प्रतिक्रियाएं तब तक अच्छी तरह से काम नहीं करेंगी जब तक कि हर कोई इस बात पर सहमत न हो कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है और हमें इसकी सीमाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। इस विचार का या इसे न समझने का हमें जिस तरह के समाज और सरकार की जरूरत है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह विचारधारा विकास, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता की पसंद जैसी चीजों को भी प्रभावित करता है। यह खंड इस बात पर भी चर्चा करता है कि वर्तमान विकास प्रथाओं के कारण पर्यावरण संकट कितना बड़ा है।
इसमें कहा गया है कि हमें तत्काल समाधान खोजने की जरूरत है, जो वास्तव में कठिन लेकिन महत्वपूर्ण है। अंत में यह उन विभिन्न तरीकों पर गौर करता है जिनसे हम संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।